नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार स्वागत है। देखिए बच्चों, 9th क्लास के अंदर एक तरफ हमारा जो टॉपिक है संस्कृत व्याकरण चल रही है और संस्कृत व्याकरण के अंदर हम लोग कारक का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो वहाँ आप लोग क्रम से उन चीज़ों को पढ़ रहे हो। आज से हम लोग हिंदी व्याकरण और हिंदी जो पुस्तक है आपकी उसकी भी शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन आज का ये जो क्लास है एक इंट्रोडक्शन क्लास है, एक परिचय क्लास है, जिसके अंदर मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि आपकी बुक कौन कौन सी है, किस बुक में कितने चैप्टर हैं और व्याकरण के कौन कौन से टॉपिक हैं। लेकिन उनको समझने से पहले आपको यह बात भी समझनी चाहिए कि जो हिंदी है वो कोई विषय नहीं है बल्कि एक लैंग्वेज है। जैसे हम संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं उसके अंदर संस्कृत व्याकरण की बात करते हैं, लैंग्वेज सीखने की बात करते हैं, अंग्रेजी पढ़ते तो अंग्रेजी लैंग्वेज सीखने की बात करते हैं, उसी तरह हिंदी भी एक लैंग्वेज है। और उस लैंग्वेज को सीखने के लिए, हिंदी भाषा को सीखने के लिए और उसकी जो अशुद्धियाँ होती हैं, क्या क्या गलतियाँ हमसे हो सकती हैं, मात्राओं की अशुद्धियाँ कैसे होती हैं, उन सब बारीकियों के बारे में हम लोग सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो हिंदी है, इस हिंदी के बारे में बात कर रहे हैं। हिंदी जो है बच्चों एक क्या है, भाषा है। क्या चीज़ है? एक भाषा है। और एक जो होती है वो होती है बोली। एक क्या होती है बच्चों? बोली होती है। दोनों ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक भाषा होती है और एक बोली होती है। तो जो भाषा होती है बच्चों, इसका अपना क्या होता है? व्याकरण होता है, अपना साहित्य होता है और अपनी क्या होती है? इसकी लिपि होती है। लेकिन जो बोली होती है उसका ना तो व्याकरण होता है, ना साहित्य होता है और ना ही लिपि होती है। जो भाषा है इसका क्षेत्र कैसा होता है? व्यापक होता है। कैसा होता है? व्यापक एवं विस्तृत होता है। लेकिन बोली जो होती है इसका क्षेत्र कैसा होता है बच्चों? सीमित होता है, वह स्थानीय होता है। सीमित होता है और कैसा होता है? स्थानीय होता है। तो ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं आप लोगों को यह समझाना चाहता हूँ कि भाषा और बोली में अंतर क्या है। हम बचपन से जो बोल रहे हैं वो भाषा नहीं है बल्कि वो बोली है। क्या बोल रहे हैं हम लोग? बोली बोल रहे हैं। अगर हमें भाषा सीखनी है तो भाषा सीखने के लिए हमें व्याकरण सीखना पड़ेगा, हमें साहित्य की जानकारी होनी चाहिए, हमें अपनी भाषा की लिपि के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इनके बारे में हम लोग विस्तार से जानना चाहेंगे, तभी हम लोग उन चीज़ों को सीख सकते हैं। तो एक बात और मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि जब आप हिंदी के बारे में पढ़ रहे हैं तो जो रजिस्टर बनाओगे उस रजिस्टर के बारे में बात करना चाहता हूँ। आपको हिंदी व्याकरण का एक अलग से रजिस्टर बनाना है और क्वेश्चन आंसर के लिए दूसरा रजिस्टर बनाना है। तो कुल मिलाकर आप लोग 9th क्लास के विद्यार्थी ध्यान से सुने कि जो 9th क्लास में रजिस्टर 2 बनेंगे हिंदी में। हिंदी में कितने रजिस्टर बनेंगे? 2 रजिस्टर बनेंगे। एक रजिस्टर जिसमें व्याकरण का काम करेंगे, वह रजिस्टर इस ढंग से बनाना बच्चों, इस ढंग से कवर चढ़ा के अच्छे से बनाना कि हमें 9th 10th 11th 12th यानी कि 9th से लेकर 12th तक वो व्याकरण का रजिस्टर एक बनाना है। समझ में आई नहीं आई? कहने का मतलब ये रहेगा बच्चों कि हमें व्याकरण जो है एक रजिस्टर में रखनी है। 9th में क्या पढ़ा हमने, 10th में क्या पढ़ा, 11th में क्या पढ़ा, 12th में क्या पढ़ा। क्योंकि व्याकरण जो है वो कभी चेंज नहीं होती है, कभी बदलती नहीं है। और जब आप एक ही टीचर से हर साल व्याकरण पढ़ते जाते हो तो आपकी जो व्याकरण है वो बहुत मजबूत हो जाती है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है और आप चीज़ों को बहुत बारीकी से समझ जाते हो। समझ में आए ना? तो आपको बार बार व्याकरण का रजिस्टर बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप एक ही रजिस्टर से काम चला सकते हो। ठीक है? तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई आखिर व्याकरण होती क्या है। भाई व्याकरण की बात कर रहे हैं तो व्याकरण होती क्या है? तो व्याकरण क्या होती है बच्चों? व्याकरण जो है एक रचना है। क्या है? एक रचना है, या अपन कह सकते हैं ग्रंथ है, एक पुस्तक है। ठीक है? व्याकरण एक रचना है, ग्रंथ है, एक पुस्तक है। इस व्याकरण से
हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप को जान सकते हैं। अर्थात यूँ कह सकते हैं कि व्याकरण वह रचना है जिसमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप जानने के नियम और सिद्धांत लिखे होते हैं। आप इसको सामान्य तौर पर कह सकते हैं व्याकरण एक किताब है, एक पुस्तक है जिसमें भाषा के शुद्ध रूप को जानने के नियम और सिद्धांत लिखे होते हैं। समझ में आई बात कि व्याकरण क्या है? अगर आपसे पूछा जाए भाई व्याकरण क्या है, तो आपने क्या बताना है? व्याकरण एक पुस्तक है जिसमें किसी भी भाषा के शुद्ध रूप को जानने के नियम और सिद्धांत लिखे होते हैं। समझ में है ना? भाषा के शुद्ध रूप को जानने के नियम और सिद्धांत जिस पुस्तक में लिखे होते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं? व्याकरण के नाम से जानते हैं। समझ में है ना? भाषा के शुद्ध रूप को जानने के नियम एवं सिद्धांत जिस पुस्तक में लिखे होते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं? व्याकरण के नाम से जानते हैं। समझ में है ना? भाषा के शुद्ध रूप को जानने के नियम और सिद्धांत जिस पुस्तक में लिखे रहते हैं उसको क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण के ज्ञान के बिना हम भाषा नहीं सीख सकते। यही कारण है कि हम जब लिखते हैं तो हमारे लिखने में कई तरह की गलतियां हो जाती हैं। समझ में आए बच्चों? तो हमें इन सब बारीकियों के बारे में भी सीखना है। तो हम लोग व्याकरण की शुरुआत करेंगे, व्याकरण ही पढ़ना शुरू करेंगे। संस्कृत में भी व्याकरण चल रही है और हम लोग हिंदी में भी व्याकरण का टॉपिक शुरू करेंगे। दोनों व्याकरण एक साथ चलेंगी तो आप लोगों को कुछ बेनिफिट अधिक मिलेगा। वहाँ पर मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया जितनी भी बारीकियां हैं सब मैं डिटेल में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें। फिर हम लोग बात करते हैं बच्चों साहित्य की। किसकी बात करते हैं? साहित्य की बात करते हैं। तो जो साहित्य होता है, यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, इसको एक बार इरेज कर देता हूँ। साहित्य क्या होता है, साहित्य के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। अब आप जब अपनी कॉपी में इन चीज़ों को नोट करेंगे तो नोट करने का तरीका क्या रहेगा कि भाई ये हमारी एक इंट्रोडक्शन क्लास है जिसके अंदर हमने यह सीखा है कि जो भाषा है, क्या चीज़ है? भाषा है। उस भाषा का क्या होता है? व्याकरण होता है। क्या चीज़ होती है? व्याकरण होती है। अब व्याकरण किसको कहते हैं? कि व्याकरण वह रचना है जिसमें भाषा के शुद्ध रूप को जानने के नियम एवं सिद्धांत लिखे होते हैं। ठीक है? तो आपको इतना सही नोट करना है कि भाषा को सीखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। व्याकरण वह रचना है जिसमें भाषा के शुद्ध रूप को जानने के नियम एवं सिद्धांत लिखे होते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे कि जो व्याकरण है इसके अंग कितने होते हैं। व्याकरण के अंग कितने होते हैं? तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं बच्चों। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। अब ये 3 अंग कौन कौन से होते हैं? जिसके अंदर सबसे पहला जो आता है वो होता है बच्चों वर्ण। ठीक है? दूसरे नंबर पर जो होता है वो होता है शब्द और तीसरे नंबर पर जो होता है वह होता है वाक्य। अब यहाँ पर आप लोगों को मैं ये समझाना चाहता हूँ कि वर्ण क्या है, शब्द क्या है और वाक्य क्या है। ठीक है? जब हम व्याकरण को शुरुआत करेंगे तो इसी पैटर्न पर हम लोग सीखेंगे। वर्ण, शब्द और वाक्य, इस पैटर्न पर हम लोग व्याकरण को सीखेंगे क्योंकि हमें हिंदी भाषा की जितनी भी बारीकियां हैं वो बहुत अच्छे से सीखनी है। तो वर्ण क्या है आप जानते भी होंगे, 8th क्लास तक पढ़कर आए हो। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। यानी कि भाषा जो है उस भाषा में सबसे छोटा क्या होता है? वर्ण होते हैं। सबसे छोटे क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। और वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। और शब्दों के मेल से क्या बन जाते हैं? वाक्य बन जाते हैं। तो यहाँ पर जब आप परिभाषा लिख लेना, एज इट इज उतार लेना, वह छोटी से छोटी ध्वनि, छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े
न किए जा सकें, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सकें उसे वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? वर्ण कहते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सकें उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब इसमें एक नई चीज निकल कर आ रही है कि ध्वनि क्या होती है। समझ में आए ना? ध्वनि क्या होती है? तो ध्वनि क्या होती है? वर्णों का जो मौखिक उच्चारण किया जाता है, वर्णों का जो मौखिक उच्चारण किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। वर्णों का मौखिक उच्चारण, वर्णों का मौखिक उच्चारण ध्वनि कहलाता है। ध्वनि कहलाता है। वर्णों का जो मौखिक उच्चारण है वो क्या कहलाएगा? ध्वनि। अब वर्ण कितने होते हैं आप जानते हो? 44 वर्ण होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। ये क्लास में ले चुका हूं। जब लाइव क्लास आप लोगों की चल रही थी उस समय मैंने आप लोगों को ये सब चीज़ें पढ़ाई थी, लेकिन हो सकता है आपको वो चीज़ें ढंग से समझ में ना आई हो, इसलिए मैं यहाँ पर इस चीज़ को वापस से फिर से 0 लेवल से शुरुआत कर रहा हूँ, तो आप लोग इसे ढंग से समझते हुए सीखेंगे। ठीक है? वर्णों का जो मौखिक उच्चारण है वो क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाता है। ठीक, फिर हम बात करेंगे शब्द किसे कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द किसे को कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब देखिए बच्चों, ये आपके सिलेबस में नहीं है, 9th क्लास के कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बिल्कुल 0 लेवल से चल रहा हूं ताकि आपको हिंदी भाषा में किसी तरह की अशुद्धियां ना मिले, किसी भी तरह का डाउट आपके मन में ना रहे, क्योंकि आगे के जब हम टॉपिक सीखेंगे, अलंकार पढ़ेंगे, अलंकार आपके कोर्स में है, तो वहां पर ये चीजें काम आएंगी। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब एक चीज क्या होती है बच्चों? एक होता है पद। तो देखिए मैं यहां पर 2 चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर है, शब्द और पद में क्या अंतर है। शब्द और पद में क्या अंतर होता है कि सामान्य तौर पर जो शब्द होते हैं, यानी कि जब शब्दों को व्याकरण की दृष्टि से प्रयोग किया जाता है, यानी कि आप इसको कह सकते हैं जब शब्दों को व्याकरण की दृष्टि से प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है तो शब्द ही पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शब्द ही पद कहलाते हैं। अब ध्यान समझ लीजिए, यानी कि राम, श्याम, गणेश, सुरेश, घर, ये सारे शब्द हैं, लेकिन जब इन शब्दों को किसी वाक्य में, जब इन शब्दों को किसी वाक्य में एक व्याकरण की इकाई के रूप में लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूं राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहां पर देखिए राम कर्ता हो गया, पुस्तक कर्म हो गया, ये क्रिया होगी। जब शब्दों को व्याकरण की इकाई के रूप में लिखा जाता है तो वो शब्द ही क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। तो शब्द और पद में केवल इतना सा अंतर है कि जब हम सामान्य तौर पर शब्दों को बोलते हैं, राम, सुरेश, गणेश, अकेले अकेले बोलते हैं, तब तो ये क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। लेकिन जब इन शब्दों को एक व्याकरण की इकाई के रूप में लिखा जाता है या वाक्य में जब इनको लिखा जाता है तो उस समय ये शब्द क्या कहलाने लग जाते हैं? पद कहलाने लग जाते हैं। समझ में आ गया? और एक जो तीसरी बात होती है बच्चों, वह होती है वाक्य। क्या चीज होती है? वाक्य होती है। तो वाक्य की जो परिभाषा है वो हमें शब्द से याद नहीं करनी, पद से याद करनी है कि विभिन्न पदों के सार्थक समूह को, विभिन्न पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं।
ठीक है। अब ये वाक्य आपके कोर्स का है कि भाई वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है, ठीक है। साधारण वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। तो ये वाक्यों का जो टॉपिक है, ये पूरा टॉपिक है, हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे, इसे पूरे ढंग से अच्छे से सीखेंगे। तो आप लोग एक बार इसका एज इट इज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको रजिस्टर के फर्स्ट पेज में, नया रजिस्टर बनाना है, उस रजिस्टर के फर्स्ट पेज में ये चीजें नोट करनी है और यहीं से कंटिन्यू हम लोग काम करते चलेंगे। मैं आपको पूरा सिलेबस भी बताने वाला हूं, ठीक है। तो एक बार इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको दूसरा जो पॉइंट है बच्चों साहित्य, उसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए एक चीज हमने पढ़ी व्याकरण, और व्याकरण के अंग पढ़े, व्याकरण पढ़िए और व्याकरण के क्या पढ़े हैं, अंग पढ़े हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, व्याकरण का जो भाषा जो है उसके साहित्य के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो भाषा है इसका अपना क्या होता है, साहित्य होता है। क्या होता है, साहित्य होता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई साहित्य होता क्या है, साहित्य किसे कहते हैं। यानी कि मनुष्य के मन के अंदर जो विचार चल रहे हैं वही लेखक जो है वो साहित्य के रूप में लिखता है। यानी कि साहित्य मनुष्य के मन का एक प्रतिबिंब होता है, समझ में है ना, उसके विचारों का प्रतिबिंब होता है, उसकी भावनाओं का प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ पर जो साहित्य है बच्चों, इस साहित्य के दो पार्ट होते हैं, एक जो होता है गद्य खंड होता है और एक होता है पद्य खंड। इस पद को ही क्या बोला जाता है, काव्य खंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, काव्य खंड। अब ये जो गद्य होता है इसमें तो कौन कौन सी रचनाएं होती हैं, और जो काव्य खंड होता है इसमें कौन कौन सी रचनाएं होती हैं। तो ये जो गद्य खंड है इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कहानी। क्या पढ़ने वाले, कहानी। दूसरे नंबर पर हम लोग पढ़ने वाले नाटक। तीसरे नंबर पर एकांकी। इसमें कोई क्या हो सकता है, उपन्यास हो सकता है। इसमें क्या हो सकती है, जीवनी हो सकती है। इसमें क्या हो सकता है, आत्मकथा हो सकती है। क्या हो सकती है, आत्मकथा। इसमें यात्रा वृत्तांत भी पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे, यात्रा वृत्तांत भी पढ़ेंगे। और इसी के साथ में होती है डायरी लेखन। क्या होता है, डायरी लेखन। और डायरी लेखन के अलावा इसके अंदर होती है बेटा संस्मरण। क्या होता है, संस्मरण, जिसको रेखा चित्र के नाम से भी जाना जाता है। रेखा चित्र भी होता है, ठीक है। तो ये साहित्य की कुछ विधाएं होती हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों जब भी हम बुक पढ़ेंगे तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन ये जरूर आना चाहिए कि ये हिंदी साहित्य में कौन सी विधा है। ये कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, जीवनी है, यात्रा वृत्तांत है, ठीक है, आत्मकथा है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, शब्द चित्र है, कौन सा इसमें से साहित्य की विधा है। और ये जो पद भाग होता है, काव्य खंड होता है, इसमें केवल क्या होती हैं, कविताएं होती हैं। क्या होती हैं, कविताएं होती हैं। तो आपके दो बुक हैं, एक जो बुक है उस बुक का नाम है क्षितिज। क्या नाम है, क्षितिज। पहली जो बुक है उसका नाम क्या है बच्चों, क्षितिज। ये जो क्षितिज बुक है इसके अंदर गद्य खंड और पद खंड दो तरह से हैं। टोटल 17 चैप्टर हैं। टोटल कितने चैप्टर हैं, 17 चैप्टर हैं। और यहाँ पर जो गद्य खंड है उसके अंदर 8 चैप्टर हैं और बाकी के जो 9 से लेकर 17 चैप्टर हैं। यानी कि जो गद्य खंड है बच्चों, इस गद्य खंड के अंदर कितने चैप्टर हैं, 1 से लेकर 8, यानी कि 8 तक के जो चैप्टर हैं गद्य खंड हैं। और 9 से लेकर के और 17 चैप्टर तक, 9 से लेकर 17 तक जो है पद भाग में। तो ये जो क्षितिज पाठ्य पुस्तक है, क्षितिज ये भाग फर्स्ट है। इसके अंदर आप लोगों को ये 17 चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। दूसरी जो बुक है जिसका नाम है कृतिका, जिसका नाम क्या है, कृतिका। उस कृतिका के अंदर भी टोटल 5 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं, कृतिका जो बुक है बच्चों, सेकंड जो बुक है कृतिका, ये भी भाग फर्स्ट है। इसके अंदर भी 5 चैप्टर है, 1 से लेकर 5 पाठ हैं। तो ये आपका बुक का नाम बता दिया मैंने आप लोगों को। आपके 2 बुक हैं 9th क्लास के अंदर,
और NCERT पैटर्न पर, यानी कि नया सिलेबस आपके जुड़ चुका है। और जो नया सिलेबस लगा है उसके अंदर ये 2 बुक हैं, एक क्षितिज और एक कृतिका। क्षितिज के अंदर टोटल आपके 17 चैप्टर हैं, ठीक है, और जो कृतिका है उसके अंदर 5 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 5 चैप्टर हैं। और इसके अलावा आपके व्याकरण के टॉपिक जो हैं, उस व्याकरण के टॉपिक भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। देखिए बच्चों, अभी हम लोगों ने क्षितिज और कृतिका का विवरण पढ़ा था कि टोटल चैप्टर कितने हैं। फिर मैंने आपको बताया कि मैं व्याकरण के बारे में आपको सिलेबस बता देता हूं। तो ये व्याकरण के टॉपिक हैं जिसके अंदर शब्द निर्माण है। ये जो शब्द निर्माण का टॉपिक है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय सीखेंगे कि उपसर्ग और शब्दों से, उपसर्ग और प्रत्ययों से जो शब्द का निर्माण होता है कैसे होता है। दूसरा टॉपिक है विशेषण। आपने विशेषण सामान्य तौर पर पढ़ा होगा, लेकिन उसके लिंग और वचन का विशेषण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इस ढंग से हम लोग सीखेंगे। फिर परसग और कारक, ये नया टॉपिक है। इस पे ने का क्रिया के ऊपर क्या प्रयोग पड़ा, जो कारक विभक्ति है ने, उसको परसर्ग भी बोलते हैं, उसका क्रिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। वाक्य रचना हमें पढ़नी है, सरल और संयुक्त वाक्य, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है, मुहावरे हैं, समास है, और अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद हैं। तो ये वाक्य वाले में टॉपिक पढ़ेंगे। अलंकार आपके कोर्स में है, निबंध है, पत्र लेखन है और संवाद लेखन है। इस तरह ये 9th क्लास का पूरा सिलेबस मैंने आप लोगों के सामने रखा है। आप अपने रजिस्टर के फर्स्ट पेज में ये सारी बातें पूरी डिटेल से लिख लेना। इस वीडियो को आप ढंग से बार बार सुने ताकि आप लोगों के दिमाग में चीज़ें बैठ जाए। फिर हम लोग अगले वीडियो से एक एक चीज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए। मिलते हैं अगली बार नई क्लास को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू।